नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और आज से मैं एक ये नई सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है मेरे हीरो। तो मेरे हीरो नाम से आप समझ ही गए होंगे। अक्सर लोग ना मुझसे पूछते हैं कि मेरे करियर में मैं किस किस फिल्म स्टार से, किस सेलिब्रिटी से मिली हूँ या किसका मैंने इंटरव्यू किया है, और मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि मेरे लिए असली हीरो या असली सेलिब्रिटी वो लोग होते हैं जिनके मैंने इंटरव्यूज किए हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के इंटरव्यूज किए हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, निस्वार्थ काम कर रहे हैं। वो ये देखते हैं कि भाई कौन जरूरतमंद है, किसकी किस तरह से मदद की जा सकती है, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करते हैं या मदद करते हैं। वो चाहे इंसानों के लिए हो या चिड़ियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए हो या पेड़ लगाने का काम हो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्चुअली सिर्फ मेरे ही नहीं, समाज के असली नायक, असली हीरोज तो यही लोग हैं। और मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जिनके लिए हमें खड़े होकर तालियां बजानी चाहिए, हमें इनको सलाम करना चाहिए, जो कि हम अक्सर नहीं कर पाते। और ये ना बहुत साधारण लोग होते हैं, बहुत आम लोग हमारे आसपास। ये अगर ना बताएं तो हमें पता भी नहीं चलेगा ये कौन है, लेकिन अगर हम इनसे मिलकर इनकी बातें सुनेंगे, इनके काम के बारे में जानेंगे, तब हमें लगेगा कि कितना असाधारण काम ये सब लोग कर रहे हैं और क्यों ये हमारे हीरो हैं। तो ये नई सीरीज की शुरुआत कर रही हूँ और इस उम्मीद के साथ कर रही हूँ कि जिन लोगों की कहानियां मैं आप तक पहुंचाऊंगी, किसी ना किसी ढंग से आप भी उनके साथ जुड़ेंगे, उनके अच्छे काम में उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तभी तो हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना सकते हैं ना। तो मेरे हीरोज की इस नई सीरीज में सबसे पहले मैं आज आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ अशोक जी से। अशोक जी गाजियाबाद के रहने वाले हैं और अशोक और दीक्षा भी गाजियाबाद की रहने वाली हैं। ये दोनों मिलकर चलाते हैं A to Z फाउंडेशन और बेसहारा बुजुर्गों के लिए, खासकर ऐसे बुजुर्ग जो मतलब कहीं भी भटक रहे हैं, जिनका कोई अपना नहीं है, कई बार उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को वो अपने पास रखते हैं, उनका इलाज करते हैं। मतलब उनके लिए पूरा एक घर बनाया हुआ है। मतलब अपना करियर और सब कुछ दांव पर रखकर अशोक और दीक्षा ये काम कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है हम सबके लिए जानना उनके काम के बारे में। तो चलिए स्वागत करते हैं A to Z फाउंडेशन के अशोक जी का। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। और बहुत सुना मैंने आपके बारे में हाल ही के दिनों में और बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो जितने व्यूअर्स हैं वो जाने कि आप क्या करते हैं और A to Z फाउंडेशन एक्चुअली क्या करती है। मेरा नाम अशोक कुमार है, ये तो आपने सबको बता ही दिया। दरअसल हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्रभु की कृपा से, भगवान की कृपा से वो सब हम लोग कर रहे हैं। हम सच में तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि माता पिता अपने बच्चों को अपनी सारी खुशियां दे देते हैं, उनके जन्म से लेकर उनके आत्मनिर्भर होने तक हर जिम्मेदारी को निभाते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति में बच्चे अपने कदमों को चुपके से पीछे कर लेते हैं और इन बुजुर्गों को बेसहारा होने पर मजबूर कर देते हैं। अपने बच्चों के इस तरह के बेरुखी से त्रस्त हुए बुजुर्ग रैन बसेरा, बस स्टैंड, रेलवे प्लेटफॉर्म, ऐसी अनजान जगह पर अपना घर बना लेते हैं। ये अपने रिश्तेदारों से भी छिपके रहते हैं कि बेटों को कोई या बेटियों को कोई हतोत्साहित ना करे, उन पर ब्लेम ना करे। उनका नाम खराब ना हो। ऐसे बुजुर्ग जो रोड साइड पड़े हैं, जिनको कीड़े लगे हुए हैं, जिनको चोटें लगी हुई हैं, जो अपनी याददाश्त खो चुके हैं, ऐसे बुजुर्गों को भगवान का रूप मानकर हम लोग आदर भाव से A to Z फाउंडेशन के अंतर्गत लेके आते हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। जी, तो अशोक जी, इस काम की शुरुआत कब और कैसे हुई? मतलब क्यों आपको लगा, या कब आपको ऐसा लगा कि हाँ, मुझे ऐसे बुजुर्गों के लिए, बेसहारा बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहिए या एक घर बनाना चाहिए? क्या बोलते हैं आप उसको, आश्रम बोलते हैं? मैं डेस्टिट्यूट होम आप कह सकते हैं, निराश्रित बुजुर्गों का घर। तो ये हमने नाम इसका रखा है खुशियों की ओर। खुशियों की ओर, वाह। हमारे जी हम इसमें जो मानसिक विक्षिप्त बुजुर्ग हैं,
जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, जो अपने लैट बात को खुद नहीं जा सकते, जो घसट के चलते हैं। तो ऐसे बुजुर्गों को मैं अपने हाथों से डायपर पहनाता हूँ, उनकी पॉटी साफ करता हूँ, उनको नहलाता हूँ, धुलाता हूँ। ओह माय और गॉड। ये इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। सेवा के लिए मैंने कोई नहीं रखा हुआ, सिर्फ एक खाना बनाने के लिए माताजी हैं, जो खाना बनाती हैं, उनको हम पे करते हैं। रात को क्योंकि मैं 24 घंटे इधर ही रहता हूँ, यहाँ जो कपड़े दान में आते हैं उन्हीं को पहनता हूँ, जो यहाँ बिस्तर है उन्हीं पे सोता हूँ और 24 घंटे यहीं रहता हूँ। तो एक बाबूजी रखे हैं मैंने, जो बुजुर्ग नहीं, एक बाबूजी रखे हैं जो रात को मेरे साथ रहते हैं, ताकि इन केस इमरजेंसी हो और मुझे किसी बुजुर्ग के साथ जाना पड़ जाए हॉस्पिटल के लिए, तो वो मेरे पीछे रात को देख लेते हैं। 24 घंटे मैं इधर ही रहता हूँ। दीक्षा जो है वो दिन में रहते हैं, वो उनकी अलग फैमिली अच्छा। है, मेरी अलग फैमिली है। तो पर हम दोनों का बड़ा परिवार ये 26 बुजुर्गों का एट प्रेजेंट में है, जो 26 हम है। 8 कमरों के किराए के भवन में, जिसका हम 24,000 रुपए रेंट देते हैं, वो हम लोग चला रहे हैं। नहीं तो कब कब शुरुआत हुई ऐसी कि आप दीक्षा को पहले से जानते थे, फिर ये थॉट आना, फिर ये बुजुर्ग आपको कहाँ मिले जो 26 लोग आपके साथ रह रहे हैं, थोड़ा बताइए। ये दीक्षा को मैं पहले कभी नहीं जानता था, ना ही वो मुझे जानते हम्म। थे। दरअसल हम्म। हम अलग-अलग संस्थाओं में काम करते थे, वो अलग संस्थाओं में काम करती थी, मैं अलग संस्था में, तो हम 5 लोग थे। हम हम्म। 5 कुलीग समझ लीजिए, या हम एक सेमिनार में 5 लोगों की आपस में मुलाकातें हुई, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम दिल से सब चाहते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं तो इंसानियत सबके अंदर है। हम हम्म। ये चाहते हैं कि हम दूसरे की हेल्प कर सकें। तो हम पाँचों हम्म। लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम ये ऐसे एक ट्रस्ट बनाएँ, और जहाँ पर हम असहाय, लावारिस, जो निराश्रित बुजुर्ग हैं, उनकी हम हम्म। देखभाल करेंगे। पर जब हम्म। करने की बारी आई तो 3 जो मित्र थे, वो हम्म। उन्होंने कहा भई पॉटी तो हम नहीं उठाएँगे, बाथरूम तो हम साफ नहीं करेंगे, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। हमने कहा हम्म। कि अब हम पार्टनर किसी को नहीं बनाएँगे, हमारा सबसे हम्म। बड़ा पार्टनर ईश्वर है, और हम हम्म। उनके बस सानिध्य में काम करें। तो तब से हम 2 लोग हैं, और 6 जनवरी को 2022 में, अभी 2 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया, ज़्यादा समय नहीं हम्म। हुआ है, 6 जनवरी हम्म। 2022 को हमने शुरू किया, और आने वाली जुलाई, ये जब आएगी 6 जुलाई 2024 की, तो 2.5 वर्ष पूरे हो जाएँगे। तो ये तो हाँ। अब जैसे क्या होता है ना अशोक जी, सोच तो लेते हैं, जैसे आपने कहा भाई हर कोई एक नेक सोच होती है, ठीक है ये करेंगे। अब अगला कदम घर ढूंढना है। फिर ये बुजुर्ग आपको, जैसे सबसे पहले जो आपको बुजुर्ग मिले होंगे वो कौन थे, क्या वो अभी भी आपके साथ हैं, कहाँ से मिले थे, थोड़ा बताइए ना कि शुरुआत। सबसे पहले बुजुर्ग जीटीबी हॉस्पिटल है, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, शैदरा में, दिल्ली में हम्म। पड़ता है। हम्म। तो वहाँ हम लोग क्या करते थे, जब संस्था शुरू करी थी तो उससे करीब 2 महीने तक पहले हमने रेलवे की चौकी, रैन बसेरा और सब में जा जाके अपने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए। तो अच्छा। हमें पहली कॉल आई जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर, हम्म। गेट नंबर 2 पे एक रैन बसेरा बना हुआ है दिल्ली सरकार का। तो वहाँ से हम्म। कॉल आई कि एक बुजुर्ग हैं और वो रोड पर पड़े हुए हैं। आप लोग आए हम्म। थे, पैम्पलेट देके चले गए थे, तो आप आइएगा और इनको ले जाइए। आपकी तो पैम्फलेट पे क्या लिखा था? उसपे हमने अपना एड्रेस डाला हुआ था, और ए टू जेड हम्म। फाउंडेशन खुशियों की ओर के हम असहाय लावारिस के लिए चला रहे हैं, और इस तरह अच्छा। से ये हम्म। मेरे साथ में अभी पैम्पलेट भी है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। ये दिखाइए अब ना। शायद उसपे उल्टा दिखे, नहीं सीधा दिख रहा है। हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है। खुशियों की ओर वृद्धाश्रम, ए टू जेड फाउंडेशन, असहाय, लावारिस, जरूरतमंद, प्रभु स्वरूप वृद्ध जनों की निःशुल्क सेवार्थ। क्या बात! तो ये आपने लगा दिए सब जगह? जी, जी। और बाई हैंड भी हमने लोगों को, कम से कम हमने 10,000 से ज़्यादा ये पैम्पलेट हुँ। जा जाके, इंडिविजुअली हुँ। जा जाके, सब जगह जाके 2 ढाई महीने हम यही करते रहे। तो अच्छा। पहला कॉल प्रभु की कृपा से हमें मिला जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर गेट नंबर 2 से। वहाँ एक हुँ। कॉल आई, रैन बसेरे से एक भैया हैं, वो रैन बसेरे का केयरटेकर हैं। तो हुँ। उन्होंने कॉल हुँ। किया कि ऐसे-ऐसे आप आए थे और पैम्पलेट बाँट के चले गए, यहाँ एक बुजुर्ग हैं, इनको आप ले जाइए। हुँ। तो मैंने उनसे कहा कि कंडीशन क्या है? तो बोले कंडीशन तो आपको आके ही देखनी पड़ेगी। तो हुँ। मैं वहाँ पहुँचा, मुझे दिल्ली में पहुँचने से, नोएडा से दिल्ली पहुँचने में लगभग 45 मिनट के आसपास का समय लगा। तो मैं वहाँ पहुँचा, तो वहाँ हुँ। देखा तो वो अ, मटमैले कपड़ों में और गेट नंबर 2 पर पड़े हुए थे। वहाँ से लोग निकल रहे हैं, वहाँ एम्बुलेंस निकल रही है, वहाँ से हॉस्पिटल के जाने के लिए डॉक्टर भी निकल रहे हैं, पर वो वहीं पड़े हुए थे। और माथे पे उनके चोट लगी हुई थी, ब्लड भी निकल रहा था।
और पूरे पॉटी में न जाने कब से तो पॉटी में पूरे सने हुए, बहुत बुरी तरीके से कंडीशन उनकी हो रखी थी। तो मैं उनको देखा तो मैंने भगवान को धन्यवाद बोला कि हम लोग एक आरती गाते थे पहले कि ओम जय जगदीश हरे, तो उसमें लास्ट में एक लाइन आती है कि संतन की सेवा, लास्ट में एक लाइन आती है संतन की सेवा। तो मैंने भगवान को तुरंत धन्यवाद किया कि आज मुझे आपने एक संत की सेवा करने का मौका दिया। उफ, क्या बात। हम फिर उन बुजुर्ग को उठा के तुरंत हमने उबर ओला, हमारे पास कोई व्हीकल तो है नहीं, तो ओला उबर के हमने तुरंत किया और पहले हम पुलिस में इंफॉर्मेशन देने के लिए वहीं पर गुरु तेग बहादुर के पास में ही पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ हम पहुंचे। वहाँ हमने उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे हमने रेस्क्यू किए हैं, तो अगर किसी प्रकार का मिसिंग में कोई इनका बारे में लिखा हुआ है तो आप हमें बता दीजिए, हम लोग इनके घर पहुंचा देते हैं, या कोई क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड है तो वो भी आप हमें बता दीजिएगा, हम पुलिस के हैंड ओवर कर देंगे। उन्होंने कहा कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है और कोई मिसिंग रिकॉर्ड भी नहीं है। तो फिर हम उनको एज ए FIR GD में दर्ज करा के पुलिस को सूचना देके हम अपने साथ ले आए। यहाँ जब लेके आए तो पहले बुजुर्ग थे, तो हमें 2-3 दिन तक इतना पता नहीं चला कि वो दीवार से टकरा जाते, तो वो क्यों टकरा रहे हैं। हमने सोचा शायद वीकनेस की वजह से वो टकरा रहे होंगे, पर पता चला कि उनको आंखों से दिखाई नहीं देता, वो दोनों आंखों से ब्लाइंड। तो हमने अप्रोच किया, यहाँ नोएडा में सेक्टर 26 में आई केयर हॉस्पिटल है, तो वहाँ अप्रोच किया और वहाँ हमने बात करी कि हम लोग ऐसे ऐसे सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका जो एक अमाउंट होता है उससे आप हमें कम अमाउंट दे दीजिएगा और हम एक आंख का इनका ऑपरेशन कर देंगे, तो ये एक आंख से देख सकेंगे। अच्छा। तो हमने उनकी एक आंख का ऑपरेशन कराया और ईश्वर की कृपा से वो देखने भी लगे, लेकिन ऐसा हुआ कि 1 हफ्ते बाद ही उनकी हाफ बॉडी पैरालिसिस हो गई। ओहो। और फिर मैं सेक्टर 34 में जिला अस्पताल है नोएडा, मैं वहाँ लेके पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि हमारे ICU बेड खाली नहीं है। तो फिर मैं सफदरजंग के लिए उन्होंने रेफर कर दिया, तो मैं सफदरजंग दिल्ली लेके गया और वहाँ पे उन्होंने 2 दिन रखा और कहा कि अब आप इनकी सेवा कीजिएगा, क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड इनको कुछ हुआ है, तो अब ये हाफ बॉडी काम नहीं करे। तो 3 दिन वो मात्र उस नई आंख से देख पाए और उसके बाद में वो हाफ बॉडी उनकी पैरालिसिस हो गई। तो हम लोग फिर उनको लेके आए, सेवा करने लगे और विदिन 24 घंटे के बाद उनका जो बाकी बचा शरीर था वो भी पैरालिसिस हो गया। तो वो करीब और 24 घंटे जिए, तो वो फिर एक्सपायर हो गए। तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने पंचनामा भरवाया, फिर हमने उनका पोस्टमार्टम कराया, क्योंकि हम लोग नए थे कि सेवा के साथ साथ हमें झमेले ना हो जाए, तो वो सबको देखते हुए हमने पोस्टमार्टम किया। फिर अपने हाथों से अंतिम संस्कार उनका किया। तो दिवाली का दिन था, हम लोग अंतिम संस्कार कर रहे थे, तो बराबर में एक चिता जल रही थी, तो वहां पे करीब 200 लोग करीब चिता के साथ थे और मैं और दीक्षा, हम दोनों उस बुजुर्ग के साथ थे। तो कोई पूछने भी नहीं आया कि भाई ये कौन है, क्यों जला रहे हो, आप इनके कौन हो, क्या, और कोई लोग नहीं है। तो फिर अंतिम संस्कार के बाद हम 3 दिन बाद फिर मैंने उनकी अस्थियां इकट्ठी करी, फिर अस्थियां का वो मैं कालिंदी कुंज में उनको प्रवाहित किया, क्योंकि मैं वैदिक हवन वगैरह ये सब परंपराओं को मानता हूँ और जानता भी हूँ। तो फिर उनके लिए शांति हवन किया और हवन करने के बाद फिर वो पहला एक्सपीरियंस था। तो इस तरह से वो पहला आज मैंने आपको बताया। वाकई जब भी मैं आप जैसे लोगों से बात करती हूँ ना अशोक जी, तो सबसे पहले तो लगता है कि कहाँ है वो परिवार जिन्होंने किसी अपने को यूं ही जाने दिया, या कितनी बार हम सुनते हैं घर से निकाल दिया, या कोई देखभाल करने वाला नहीं था। वाकई जो भी है, मुझे लगता है आखिर पे जो भी उनके 3 दिन 4 दिन जब आपने देखा, तो आपने अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश की। तब आपके पास ये घर था? नहीं, हम लोग रेंट, उस समय भी रेंट पे थे, 2 कमरों का हमने किराए का मकान ले रखा था। और वो लैंडलॉर्ड भी इतने अच्छे थे कि वो ये कहते थे कि भाई 4 लोग रख सकते हो, अगर 5वां लाओगे तो मैं 16,500 से 2,000 रुपए पर पर्सन बढ़ा दूंगा। तो उनके डेथ होने के बाद में हमें महसूस हुआ कि शायद हमारी सेवा में कोई कमी रह गई और प्रभु हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। तो
15 दिन तक फिर हम लगातार रेस्क्यू करते रहे। हमें कोई बुजुर्ग कहीं भी, दिल्ली के सारे रेन बसेरों में हम लोगों ने दोबारा वही प्रक्रिया शुरू करी, पैम्पलेट बांटना, ये सब करना। तो 15 दिनों तक हमें कोई बुजुर्ग नहीं मिला जिसकी हम सेवा कर सकें। हम एक जैसे पत्रकार लोग ढूंढते ना कि हमें न्यूज मिल जाए, तो हम लोग ये ढूंढते थे हमें बुजुर्ग मिल। तो वो दिल जिसे में सेवा की जरूरत हो। आत्मा में, जी जी जी, तो सेवा की भूख एक अंदर पैदा हो गई थी। तो हम लोग लगातार 15 दिनों तक ढूंढते रहे, कोई नहीं मिला। 15 दिन के बाद में फिर हमें कॉल आई, तो लगातार फिर हम 2-3 बुजुर्गों को लेके आए, तो फिर उनकी हम लोग देखभाल करते रहे। जैसे ही 5 बुजुर्ग से ज्यादा हुए, लैंडलॉर्ड ने परेशान करना शुरू कर दिया कि भाई अब 2000 रुपए पर बुजुर्ग बढ़ाऊंगा। तो फिर हमने प्रभु से कहा कि शायद हो सकता है कि आप ये चाह रहे हो कि ये छोटा है, आपके लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो एक दिन निकल पड़े बाइक लेके, और बाइक लेके निकले तो पूरा नोएडा हमने पार कर लिया। सेक्टर 12 से हम लोग चले थे और हम 145 में आ गए। वहां देखा तो अरे यहाँ तो नोएडा ही खत्म हो गया, अब कहाँ जाएं? तो एक हमें वहाँ जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो उनकी दुकान नजर आई। तो हमने बताया कि हम ऐसे ऐसे सेवा का कार्य कर रहे हैं और हमें एक थोड़ा बड़ा चाहिए, हम 2 कमरों के में चला रहे हैं, ऐसा कोई 5-6 कमरों का मिल जाए जिसमें हम बुजुर्गों की सेवा कर सकें, तो हमें ऐसा कोई भवन किराए के लिए दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाता हूँ जो कि ऐसे ही किसी आदमी का इंतजार कर रहे थे, अच्छा, जिनको जो ऑर्फनेज चलाते हो या बाल आश्रम चलाना चाहें या बच्चों का, बुजुर्गों का चलाना चाहें, ऐसे किसी आदमी से मिलवाना चाह रहा हूँ। और उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ इसीलिए बनाई है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी को देंगे जो कोई एनजीओ चला रहा हो। ओह, क्या बात। तो हमने सोचा कि देखिए अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो एक्चुअल में मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, थोड़ा ज्यादा पुरानी बातें याद करके। समझ सकते। तो फिर तब से हम ये 8 कमरों के मकान में चला रहे हैं। अभी 24,000 रुपए हम लोग यहाँ कमरों का दे रहे हैं। पैसे तो वो ले रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसे पर्सन को देना चाह रहे थे जो एनजीओ ही चलाए, चाहे वो ऑर्फनेज चलाए, चाहे ओल्ड एज होम चलाए। और अभी कितने बुजुर्ग रहते हैं आपके यहाँ? मैम कैपेसिटी भरने लगी है। अब ये जो 8 कमरों का है छोटा पड़ गया है। एक्चुअल में पहले हमने सेटअप किया था कि 3-3 बुजुर्गों को 8 कमरों के उसमें रखेंगे, तो 24 हो जाएंगे। तो फिर अब हमने फिर 2 कमरों को ऐसे किया कि भाई एक को रसोई और एक को जो है ऑफिस में चेंज किया, तो 6 कमरे हमने रखे हैं उनके लिए। 6 कमरों में बुजुर्ग रख रहे हैं। तो पहले 3-3 रखे थे, तो 6 या 18, फिर हमने 4-4 बेड उसमें मेडिकल लगा दिए हैं, तो 6 चौक 24 हो गए हैं। अब हमने गैलरी में शुरू कर दिया है क्योंकि वो कमरे भर चुके, तो अब हमने 2 बुजुर्गों को गैलरी में, तो एट प्रेजेंट 26 बुजुर्ग हैं। अब हमारी कैपेसिटी ओवर है, लेकिन गैलरी को भरेंगे। अभी गैलरी खाली पड़ी है, मना किसी को नहीं करेंगे। आप आज भी किसी को लेकर आए हैं अपने यहाँ? मैम अभी लाए नहीं है, उनकी अभी तबीयत थोड़ी सी बुखार, उनको बहुत ज्यादा हाई फीवर हो रहा था, तो उनको अच्छा। वहीं शास्त्री पार्क दिल्ली में जग प्रवेश हॉस्पिटल है, तो वहां पे इमरजेंसी में एडमिट कराया हुआ है। और एक अटेंडेंट वहां रखा है उनके लिए कि जैसे ही 2-4 दिन में जैसे ही ठीक हो जाए, तो फिर हम लोग उनको अपने यहाँ देखभाल के लिए ले आएंगे। तो अशोक जी, आपका लगभग महीने का खर्चा कितना है? क्योंकि जैसा आपने कहा कोई खाना बनाने वाली माता जी हैं, गार्ड होंगे मेरे ख्याल से, आपके साथ और लोग होंगे, सब वॉलंटियर्स तो नहीं होंगे, सबको तनख्वाह देनी मेरे साथ पड़ती एक भी होंगी। वॉलंटियर नहीं है। ओह, तो कितना खर्चा है आपका महीने का? अगर मैं राशन से, मैं आटे से लेकर नमक तक और हर चीज का मैं कैलकुलेट करूं, जिसमें 24,000 रेंट है, जिसमें 7,000 रुपए हम रात को सोने के लिए जो बाबूजी आते हैं उनको देते हैं, और 8,500 रुपए खाना बनाने वाली माता जी को देते हैं, बिजली का हो गया, हर चीज को कैलकुलेट करें तो मैंने 200 रुपए एक बुजुर्ग का एक दिन का खर्चा माना है, क्योंकि रेंट एक बड़ा पार्ट होता है। नहीं, बट टोटल आपके ऊपर खर्चा कितना है? लगभग कोई 1,50,000 से 1,80,000 के बीच में बैठता है। और ये खर्चा कैसे चल रहा है आपका? कुछ अपने ट्यूशन से, कुछ अपनी क्वेरी, हम लोग क्वेरी ले रहे हैं तो उससे भी जो पैसा इकट्ठा होता है वो करते हैं। लोगों से भी कह रहे हैं, लोग भी क्वेरी कुछ मतलब? ऐसे हैं। मैं ऑनलाइन काम करता हूँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, तो मैं टाइम निकाल के यहाँ से जाता हूँ, वहां से जो 4 पैसे आता है वो यहाँ लगाता हूँ,
दीक्षा ट्यूशन पढ़ाती हैं, 35 से 40 हजार रुपये वहां से इकट्ठा करती हैं, वो यहाँ लगाती हैं। लेकिन अभी बीच में लोन हो गया था, तो हमने गोल्ड सेल करके वो Oh my God. पर अभी चल रहा है। क्यों कर रहे हैं अशोक जी? बस यही सोच के कर रहे हैं कि इस खाल का कुछ नहीं होने वाला, इंसान का कुछ नहीं बनेगा, बस किसी के काम आ जाए। कभी कभी ये नौबत भी आई कि लगा कि खर्चा इस महीने नहीं निकलेगा, बंद करना पड़ेगा, सब बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? हाँ लगा, पर हमने ये सोचा कि परीक्षा है हमारी, वो पास करनी। ये सब लोग अपना भाग्य लेके आए हैं सब। मैं ये कहता ही नहीं कि कमी है, कमी तो मैं मानता ही नहीं कि कमी है, बस ये कहता हूं कि इनके लिए सब हो रहा है और प्रभु सब कर रहे हैं। कोई आप ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे जब लगा कि कल खाना कैसे बनेगा, कल काम कैसे होगा? कई बारी ऐसा हुआ है। वो उतार चढ़ाव हर 2 महीने 3 महीने में आता है। ऐसा लगता है कि बस अब हमारे खाते में सिर्फ 12,000 रुपये बचे हैं, 22,000 रुपये उसको देना है, 24,000 रुपये रेंट देना है, कैसे होगा। कभी ऐसा भी लगता है कि आटा खत्म होने वाला है, पर एक अननोन कॉल आती है, कोई व्यक्ति दरवाजे पे आता है और कहता है कि 20 किलो आटा है, आप रख लीजिए। ये सब चल रहा है, ये प्रभु की व्यवस्था है और ये चल रही है। मतलब आपको कभी ऐसा लगता है कि आप चमत्कार भी होते देखते हैं? सारी मुसीबतों के बीच भी कोई चमत्कार हो जाता है? हाँ, मैंने बोला ना अभी, जैसे अभी मेरे पास में बीच में क्या हुआ कि हमें आटा करीब 1.5 कुंटल आटा पर मंथ चाहिए होता है, और सिर्फ आटा दाल से कुछ नहीं होता, आपको चावल भी चाहिए, आपको दाल भी चाहिए, पूरा एक राशन जैसे घर में जाता है वो पूरा चाहिए। तो मेरे पास आटा खत्म हो रहा था, सिर्फ 5 किलो आटा रह गया था कि भाई एक दिन में 2-3 किलो आटा आराम से लग जाता है एक टाइम में। तो 5 किलो आटा रह गया, मैंने कहा चलो एक टाइम काटेंगे, शाम का देखते हैं, कुछ पैसा अपने ट्रस्ट में से निकालेंगे जो, और फिर देखेंगे जैसा भी होगा। तो शाम को ही कोई व्यक्ति आता है 10 किलो के 2 कट्टे हाथ में लेके और कहता है कि मेरे को आपका एड्रेस मिला और मैं लेके आ गया। तो मैंने कहा आपको नंबर कहां से मिला, आपको एड्रेस कहां से मिला? कि पता नहीं, मैंने आपका देखा था, कहीं से लिया, मेरे ग्रुप में आया और मैं ये लेके आया। तो चमत्कार तो है इन बुजुर्गों की सेवा। देखिए, मैं बहुत कुछ निहित है। मैं तो ये कहता हूं कि भला, एक शब्द है भला, कि दूसरे का आप भला करोगे तो उसका रिवर्स लाभ है, भला का उल्टा ही लाभ है। ओ, भला का उल्टा लाभ है, क्या बात है। तो मैं भला कर रहा हूँ, लाभ आपको क्या लाभ हो रहा है? लाभ ये हो रहा है कि मैं इतनी कमाई कर रहा हूँ, इतनी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है कि वो मैं ही समझ सकता। मेरा एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाता है कि मैं, ये लगता है कि रात को जैसे 2 बजे, कल रात की बात है, कल रात को 2 बजे किसी की आहट हुई, कमरे में से आवाज आई पानी के लिए, तो मैं रात को 2 बजे उठा, उनको पानी दिया, और पानी देने के बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि मैंने पानी पिला दिया। परिवार में कौन कौन है अशोक जी? परिवार में बड़े भाई साहब हैं, 2 बड़े भाई हैं और माता जी हैं। फादर साहब 2009 में एक्सपायर हो गए थे कैंसर से। तो और बस सिस्टर है, उनकी शादी हो चुकी, सबकी शादी है, सब सेटल है। मेरा बड़ा परिवार ये है और ये उद्देश्य बना लिया है अब, और ये पिछले 2.5 साल से ये सेवा निहित चल रही है, अविरल चल रही है, बिना रुके चल रही है। और जो आपने इतना बड़ा परिवार बना लिया, जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, सब कुछ छोड़कर, मतलब जो कमा रहे हैं वो भी यहाँ लगा रहे हैं, तो आपका अपना परिवार, मतलब आप अपना शादी और अपने तो सोच नहीं सकते। अरे मैम, आप ये सोचिए कि मैं तो सच बताऊं, ये सवाल ही बिल्कुल गलत जगह पूछा गया, क्योंकि ये सवाल हम लोगों के लिए है ही नहीं। ये सवाल ही हम लोगों के लिए नहीं है, ये सवाल उनके लिए जो उन चीजों के लिए बने, जो हम लोग हैं, हम सेवा के लिए बने हैं। तो हमारा शादी भी सेवा है, हमारा जीवन भी सेवा है, हमारा सब कुछ सेवा है। और मैं आपको सच्ची बताऊं कि मुझे संस्थाओं से भी कॉल आती है कि भाई 40 में सने हुए लोगों को कौन देखभाल करे, जो घसट के चल रहे हैं, जो रोड साइड पे पड़े वो, उनकी कौन देखभाल करे, आप ले जाओ।
संस्था है, बड़ी-बड़ी संस्था है, उनसे कॉल आ जाती है कि आप ले जाओ अशोक जी, क्योंकि केयर टेकर रखते हैं वो 50,000 रुपए मांगते हैं। कोई एक बुजुर्ग का 50,000 मांगते हैं, तो आप ले जाओ, हम लोग कैसे करें? अशोक जी, लेकिन सच कहूं तो कड़वी लग सकती है मेरी बात, लेकिन सच तो ये है ना कि लोग अपने घर में अपने माता पिता का भी ये सब सफाई ये सब नहीं करना चाहते, केयर टेकर रखते हैं कि भाई कोई और डायपर चेंज कर देगा। ये एक बहुत स्वाभाविक सी चीज है, मुझे लगता है कि किसी को भी घिन आती है। आपको नहीं आती? आपको खराब नहीं लगता? तो मैं एक होटल पे खाना खा रहा था, तो मैंने उनसे कहा भैया ऑर्डर किया है, आप फटाफट ले आओ ये। तो बोले भैया अभी टाइम लगेगा। मैं कहा क्यों, क्या हो गया? कि जो बर्तन धोने वाला है वो भाग गया, तो मुझे बर्तन धोना पड़ेगा और फिर उसके बाद में मैं आपका खाना बुक करूंगा। तो मुझे तुरंत वो दिमाग में आया कि होटल वाले को होटल चलाने के लिए पहले बर्तन धोना जरूरी है, तो सेवा करने वाले को भी अगर सेवा चलानी है तो उसके लिए पहले डायपर चेंज करना जरूरी है। अगर वो पॉटी मल से घिन करेगा तो वो सेवा क्या करे? अभी हमें नाइजीरिया के एक रेस्क्यू किए हमने, वो एम्स आपका दिल्ली में जो है, वहां से हमें कॉल आया था, तब हम लोग उनको लेके आए हैं। उनका वाकया ये है कि अभी वो इसी जनवरी में इंडिया घूमने आए थे और अप्रैल के महीने में उन्हें ब्रेन से रिलेटेड कुछ हुआ और उनकी हाफ बॉडी पैरालिसिस हो गई है। तो अभी उनका आने वाली जनवरी 25 तक का वीजा भी है, तो एम्स के थ्रू वो हमें मिले हैं। उनका नाइजीरियन जो एम्बेसी है वहां भी सूचना दे दी गई है। लेकिन वो अब मैं जो उनकी सेवा करता हूँ, डायपर चेंज करता हूँ, तो वो मुझसे कहते हैं कि यू आर माई मदर। आप नेल काट रहे हो, आप उनका डायपर चेंज कर रहे हो। बोले मैं कांट डू, आई कांट डू एनी पर्सन बट यू डू। मैं किसी का नहीं कर सकता, आप मेरा कर रहे हो, यू आर माई मदर। तो नाइजीरियन भी हमारे साथ है, एक ब्लाइंड है। टोटल 16 लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं। 26 में से 16 लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं, जिनको कुछ भी एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। खाना दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है। तो वो मेंटली डिस्टर्ब हैं। 6 लोग हैं जो बेड रिडन हैं, जिनके डायपर हम लोग चेंज करते हैं, निलाते हैं, धुलाते हैं। मैं सुबह को क्या करूंगा कि एक बाल्टी में डिटॉल डालूंगा, उसमें पानी डाल के और कपड़े में तौलिया भीगे वाले पूरी बॉडी साफ करूंगा, फिर उनके डायपर चेंज करूंगा, फिर कपड़े पहनाऊंगा। ये हमारा रोज का दोनों टाइम का ये रहता है। अशोक जी, आप या दीक्षा दोनों के लिए घर के लोग नाराज नहीं होते कि क्या कर रहे हो भाई? आप भी कंप्यूटर इंजीनियर हैं, वो भी ट्यूशन पढ़ाती हैं, यंग हैं आप लोग, तो घर के लोग ही नहीं, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त लोग कह सकते हैं अरे भाई पागल हो क्या कर रहे हो ये सब? हाँ, शुरू में तो सब अटकलें पैदा करते हैं। वो कहते हैं कि बेटा फ्यूचर पे ध्यान दे, अच्छी खासी जॉब कर रहा था, क्यों जॉब छोड़ दी? और मेरे को तो है ही, मुझसे ज्यादा तो एक लड़की को, एक लेडी को ज्यादा सुनना पड़ता है। तो बस फिर उन्हें इस बात की संतुष्टि होती है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, और उन्होंने हिदायत भी दी हुई है कि हमसे मांगने मत आना 1 रुपया कभी। आपके घर वालों ने? हाँ, 1 रुपये मांगने मत आना, हम देंगे कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें करने सब कुछ देंगे। तो पर भगवान पे भरोसा है और इन बुजुर्गों का आशीर्वाद है। ये व्यवस्था जो है, खाना की, दवाइयों की, इनके बिस्तर की, यहाँ के किराए की, सब व्यवस्था जो है प्रभु की कृपा से पिछले 2.5 वर्षों से लगातार हो रही है। अशोक जी, जो लोग ये शो देख रहे हैं, हमारी आपकी बातचीत सुन रहे हैं, वो अगर आपकी मदद करना चाहें तो कैसे आपसे संपर्क करें? किस तरह से आपको मदद की जरूरत है? हमने एक अपना ट्रस्ट का अकाउंट बनाया हुआ है, और हम लोगों से कहते हैं कि जो भी आप देना चाहते हैं वो ट्रस्ट के अकाउंट में दीजिए। उसमें दिया गया दान जो है वो आयकर की धारा 80 के तहत वो कर मुक्त भी है। तो आप लोग दान करें, और आपको भी जब आप लोग ITR भरे तो आपको भी 4 पैसे बच जाएंगे, क्योंकि आप अच्छी जगह लगाओगे और 4 पैसे आपको भी बचेंगे। तो हमने अपना अकाउंट हमारा है, वो हम लोग शेयर आपको कर देंगे। वो हम शेयर कर देंगे, हाँ ठीक है। और किस तरह की जरूरत है? ज्यादातर खाने पीने का सामान, या बुजुर्गों के लिए कपड़े, या मुझे लगता है चादर, इस तरह ना, हर सब कुछ की जरूरत है। जिस प्रकार से लोग हेल्प कर सके। अगर उन्हें, ये तो श्रद्धा का विषय है, उन्हें लग रहा है कि भाई हम राशन से हेल्प करना चाहते हैं तो राशन से हेल्प कर सकते हैं। कोई पैकेज नहीं है कि भाई आपको ऐसा कुछ फिक्स है, नहीं। राशन दे सकते हैं आप, यहाँ पर सैनिटाइजर दे सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं। आप लोग पैसे देना चाहें तो पैसे भी दे सकते हैं।
तो जिस भी प्रकार से आप लोग हेल्प करना चाहें। अभी हमने एक मुहिम शुरू करी है क्योंकि हमारे पास में जगह नहीं है, हम रेंटेड बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो हमने ये मुहिम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों को एक एक गज जमीन का कुछ वो सहयोग करें या अपनी श्रद्धा से जो वो करना चाहें वो सहयोग करें, जिससे कि हम लोग आने वाले टाइम में एक जमीन ले सकें और आज जो 26 लोगों की रेंट की बिल्डिंग में कर रहे हैं वो कल को हम 50 पे जाए, 100 पे जाए, 150 पे जाए, 200 पे जाए और उनके लिए ज्यादा लोगों बेहतर की सेवा क्वालिटी कर सकें। क्या बात है, आज तो बहुत भावुक कर दिया अशोक जी आपने। और भावुक के साथ साथ आप जैसे लोग ना हमेशा हमें ये एहसास कराते हैं कि हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं। हम तो भाई अपना अपने घर के, अपनी जिंदगी, अपने बच्चे, अपना काम सब देख रहे हैं, और हमें से ज्यादातर लोग, मुझे लगता है। लेकिन आप जैसे लोग हमें एहसास कराते हैं कि कितना जरूरी है दूसरों के बारे में सोचना। और आप तो ऐसे लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो आपको पलटकर शायद थैंक यू भी नहीं कहेंगे कि आप उनकी जो सेवा कर रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं कि उनकी सेवा हो रही है, लेकिन आप बस एक तरफा सेवा किए जा रहे हैं। आप बहुत अच्छा ये लगा। समझिए कि अभी एक बुजुर्ग है, वो क्या करते हैं, वो हमेशा अक्सर मेरे कपड़ों को देखते हैं। तो जो 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 जब भी मैं कुर्ता पहनूंगा या मैं शर्ट पहनूंगा तो कहेंगे ये कुर्ता मेरे को चाहिए, तो मैं तुरंत उनको उतार के दे देता हूँ, फिर दूसरा पहन लेता हूँ। तो जो यहाँ पर कपड़े दान में आते हैं मैं उसी को पहनता हूँ, जो खाना इन लोगों के लिए बनता है उसी को खाता हूँ, और जहाँ पे ये लोग सोते हैं वहीं फोल्डिंग बिछा के अपना सो जाता हूँ, क्योंकि रात में भी इनको जरूरत है, दिन में भी इनको जरूरत है। तो ये एक बड़ा परिवार है हमारा, तो इनके लिए, बस इनके लिए ही कर रहे हैं और इनके लिए ही करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा अशोक जी आपसे बात करके, और कोशिश करूंगी कि जल्द आके आपसे मिलूंगी। एंड थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं अपने सभी व्यूअर्स से बस ये उम्मीद करूंगी, ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को लगता है कि भाई हमें से हर कोई ना ये काम कर नहीं सकता, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये है कि ऐसे लोगों का सहयोग करें। कम से कम एक अच्छा काम हो रहा है, उसमें मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अशोक जी और दीक्षा के इस काम में, A to Z फाउंडेशन के काम में आप मदद करना चाहते हैं, तो हम सारी डिटेल्स स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। मदद के लिए आगे आए। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं ये लोग। तो मुझे लगता है कि इसमें हम सबका जितना योगदान हो उतना कम ही होगा। अगर आप कहें तो मैं मोबाइल नंबर भी आपको शेयर कर दूंगा और अकाउंट नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप अपने हिसाब से जैसे चाहे देख सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमसे बात करने के लिए, और बहुत बड़ा शुक्रिया इतना नेक काम करने के लिए। थैंक यू। एक आपसे मैं आखिरी बस ये इतना कहना चाहूंगा आखिरी वीडियो में कि इन बुजुर्गों का ही आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज मैं आपसे रूबरू हुआ, वरना आप कहाँ और मैं कहाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ और हम कहाँ। जो सेवा आप कर रहे हैं मैं तो सोच भी नहीं सकती करने की। थैंक यू सो मच अशोक जी, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे, और आप आइएगा, अवश्य आइएगा। मैं आऊंगी, मैं जल्दी आऊंगी, जल्दी आऊंगी। ठीक है।